गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यावर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपको आज साइंस पढ़ा रहा हूं मैं। चैप्टर फर्स्ट पे बात करेंगे आज। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, हमें ये चैप्टर जो है आज पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं का आशय है, जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे भोजन पकाया जाता है, तो भोजन को हम पकाते हैं, कच्चा भोजन आग पर रखकर उसे पकाते हैं, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में आपने विज्ञान में पढ़ रखा है, पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं केवल सांस लेना। यदि हम इसको रासायनिक समीकरण की तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी जटिल अभिक्रिया है, जिसे फिर सांस लेना नहीं कहते, श्वसन कहा जाता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आगे और पढ़ते हैं। जैसे हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, जैसा भी भोजन हम खाएं वो भोजन को पचा लेता है, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी चीजों से पता चलता है कोई ना कोई पदार्थ अपनी प्रारंभ की प्रकृति कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। माचिस की तीली को जब जलाते हैं तो पहले वो तीली जलती है, जलने के बाद वो काले कार्बन में या राख में बदल जाती है, तो वो जैसी थी उससे परिवर्तित होकर उसका एक दूसरा रूप बन गया। तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम बता, रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप। सबसे पहले क्रियाकलाप पर बात करते हैं। तो पहला क्रियाकलाप है, हम मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम तार लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं अच्छी तरह। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन देते हैं और मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के बाद में उसे बर्नर पर गर्म करते हैं। जब बर्नर पर गर्म करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पर गर्म करने पर, बर्नर पर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम गर्म करते हैं स्कूल में एक चिमटी की सहायता से, उसे चिमटी की सहायता से पकड़ के उसको जो है ना मैग्नीशियम रिबन, ये रहा मैग्नीशियम रिबन मान लेते हैं और ये है, ये रहा। जब मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को 2 सेंटीमीटर लंबा रिबन साफ करके बर्नर पर गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो वो जलता है, उसमें सफेद लौ निकलती है, सफेद लौ। अब सफेद लौ का मतलब है, आग जलाते हैं तो आग जलते समय आग की जो लौ होती है वो आप ध्यान से देखें तो नीले और पीले कलर की लौ होती है। किसी भी पदार्थ को जब जलाते हैं तो आग की लौ जो होती है वो नीले और पीले कलर में रहती है। हम यहाँ पर मैग्नीशियम तार को जला रहे हैं, मैग्नीशियम तार को जला रहे हैं, तो जलाते समय मैग्नीशियम तार जब जलेगा तो उसमें सफेद लौ के साथ जलता है और इसके बाद जो इसका अवशेष बचता है जलने के बाद, उस अवशेष को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर राख बोलते हैं आप लोग। तो जो अवशेष बचता है वो सफेद कलर का एक चूर्ण बचता है, व्हाइट चूर्ण, सफेद चूर्ण बचता है। तो यहाँ पर जो सफेद चूर्ण बचता है इससे हमें पता चलता है
कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया में हमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ और मैग्नीशियम रिबन सफेद लौह के साथ जल गया। और ये मैग्नीशियम रिबन जब मैग्नीशियम जलाया था तो मैग्नीशियम को जलाने का मतलब हुआ मैग्नीशियम, विज्ञान की भाषा में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 2NGO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो हमें सफेद चूर्ण प्राप्त हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जलने पर हमने इसके साथ ऑक्सीजन को क्यों जोड़ा? ऑक्सीजन को इसलिए जोड़ा कि किसी भी पदार्थ का दहन, किसी भी पदार्थ को हम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जला सकते। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी पदार्थ नहीं होता, कोई भी पदार्थ नहीं जलता, दहन नहीं होता किसी पदार्थ का। जैसे हम किसी भी वस्तु को अगर जलाने का प्रयास करें, यदि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर उस पदार्थ को जलाना संभव नहीं है। हम ऐसा पिछली क्लास में, पिछले अध्याय, पिछले समय में पढ़ चुके हैं विज्ञान में। फिर भी हम इसका परीक्षण अगर प्रयोग द्वारा करें तो प्रयोग द्वारा हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, उसकी अनुपस्थिति में नहीं। तो पूर्णतः दहन के लिए जब दहन करते हैं किसी वस्तु को अथवा जलाते हैं तो उसकी रासायनिक, उसकी अभिक्रिया किसके साथ जुड़ता है? वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। और ऑक्सीजन के साथ जैसे मैग्नीशियम के तार को जलाया तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो नया उत्पाद क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है। ये हुई, इसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो अवक्षेप है, इसे हम कहेंगे कि ये जो ना रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अवक्षेप को, इस क्रियाकलाप को अब आगे यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय पर बात करते हैं अब आगे। जैसे वस्तु की रंग और अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात कर रहे हैं हम। किसी एक कांच के जार में कुछ चीजों को लेते हैं, कुछ चीजों को जैसे लकड़ी या और कोई वस्तु, उसको बंद करने के बाद उसको दहन करेंगे। तो दहन करने के बाद में उसके क्या है? रंग, आकार में परिवर्तन होगा। जलने के बाद कोई वस्तु एक अवक्षेप ही बनाती है, कुछ नया रूप बनता है। तो नया रूप बनने का मतलब है किसी वस्तु की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है तभी वो वस्तु नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, माचिस की तीली जलाने पर उसका राख में बदलना, तो अभी ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तार को जब जलाया तो जलाने पर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई और जिसके फलस्वरूप बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे इस प्रकार से, रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखना, ये कहलाता है समीकरण। इसे हम कहते हैं समीकरण, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण कहा जाता है, और इसमें रासायनिक समीकरण में, समीकरण की लिए हम लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले क्रिया कारकों को हम यहाँ कहते हैं भाग लेने वाले क्रियाकारक। जैसे यहाँ पर भाग लेने वाले क्रियाकारक कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और उनके फलस्वरूप बनने वाला नया उत्पाद क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों को हम यहाँ कहते हैं अभिकारक। और उसके फलस्वरूप जो बनता है वो नया उत्पाद कहलाता है। उस नए उत्पाद को क्रिया कारक जो है ना मिलकर जो नया क्रियाफल बनता है, और उस नए क्रियाफल को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों को हम यहाँ कहते हैं अभिकारक। और उसके फलस्वरूप जो क्रियाफल प्राप्त होता है, यानी इनको आग में जलाने पर जो नया उत्पाद बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है रासायनिक समीकरण, इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को हम लिखें तो किस तरह से लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी तत्व, जो भी यौगिक, जो भी तत्व या क्रियाकारक, जो भी यौगिक भाग ले रहे हैं और उनसे जो नया यौगिक या फिर नया उत्पाद जो बन रहा है, उनमें दोनों तरफ क्रियाकारकों और क्रियाफलों में परमाणुओं की संख्या जो है या अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। वो कहलाता है सही समीकरण, उसे हम कहते हैं समीकरण। दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्रियाकारकों का या अभिकारकों का द्रव्यमान दोनों ओर और उत्पादकों का द्रव्यमान दोनों ओर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। जैसे हम दूसरे समीकरण पर आते हैं। ये रासायनिक समीकरण लिखा है। रासायनिक समीकरण में हमें पिछली बार बताया था, जो अभी बताया वो भी लिखा, फिर से बता देते हैं कि क्रियाकारकों में क्रियाकारकों का द्रव्यमान और क्रियाफलों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और उसके फलस्वरूप बने हुए नए उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर होना चाहिए, दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिया जिंक, जिंक को हम Zn लिखते हैं, Zn संकेत से दर्शाते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4। इससे बनता है जिंक सल्फेट, मीन ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये बनता है। अब यहाँ पर यह समीकरण जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है अथवा नहीं। जैसे यहाँ पर जिंक, तो परमाणुओं की संख्या का हम आकलन या उनको गिनती करके देखेंगे तो कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ पर
यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब है जिंक का यहाँ पर परमाणु, जिंक में, जिंक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पर बराबर में उत्पाद में जिंक के परमाणु की संख्या है 1। यहाँ पर H2SO4 पर आते हैं तो हाइड्रोजन जो वहां रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में हाइड्रोजन अलग हो गया। जब अलग हो गया तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है, तो बराबर में यहाँ पर भी 2 है। अब आते हैं सल्फेट पर, SO4 पर। SO4 यहाँ है, SO4 भी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्रिया कारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और अभिकार उत्पाद में बने हुए प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार का समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण सही है और इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों के बाद बनने वाले नए उत्पादों के बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाकर वहां पर क्या है? तीर का निशान लगाते हैं ऐसे। इस निशान से पता चलता है कि इन दोनों को जोड़कर बनने के बाद में नया उत्पाद जो बना वो ये बना। तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं, तीर का चिन्ह लगाते हैं नए उत्पाद के लिए। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। ये रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका। अब जैसे आते हैं जंग लगना। जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे पर जंग जब लगती है जब लोहे की नमी के साथ अभिक्रिया होती है, नमी के साथ संपर्क में आता है, तब लोहे पर जंग लग जाती है। तो लोहे को विज्ञान की भाषा में कहते हैं हम, लोहे को अंग्रेजी में आयरन और विज्ञान में उसे कहते हैं फेरस। तो ये लिखा जाएगा Fe, इसका संकेत है आयरन का। आयरन का संकेत Fe है। और उसकी नमी के साथ अभिक्रिया करनी है तो नमी को हम कहते हैं क्या? पानी। तो लिखेंगे क्या? H2O। तो आयरन की पानी के साथ, Fe की पानी के साथ अभिक्रिया यानी नमी के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर अब लोहे पर जंग लगेगी। जंग लगने पर नया समीकरण बनेगा, वो बनेगा Fe3O4। और उसके साथ उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये रहा। अब हम इसे संतुलित समीकरण लिखें तो संतुलित समीकरण में देखें आयरन Fe, यहाँ पर इसके तत्वों की संख्या कितनी? 1 है। यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 यहाँ ना लिखेंगे, किसी तत्व के साथ 3 को हम लिखेंगे यहाँ बाहर। इसके बाद यहाँ पर 4H2 लिखा हुआ है, यानी इनका, इसका और 4 का, इसका 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या कितनी? 8 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 4। जब भी समीकरण को संतुलित करना हो तो हम किसी भी संख्या को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ नहीं लिखेंगे नीचे। अब हमने इसमें गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया। इनको अणु कहा जाता है, इनको परमाणु। अब गुणा करके देखें 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के बराबर, हाइड्रोजन के बराबर हो गए। और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर होगी, क्योंकि 4 का यहाँ पर भी गुणा करते तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी? 4 है। यहाँ पर भी 4 है। ये समीकरण संतुलित हुआ। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है और इस प्रकार से संतुलित समीकरण जो है कहा जाता है इसे। अब इसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक जैसे आयरन, आयरन मीन Fe, ये किस अवस्था में होता है? ये ठोस होता है, ठोस।
ठोस होता है तो इसे हम लिखते हैं सॉलिड, एस संकेत से दर्शाते हैं। सॉलिड के लिए संकेत क्या रहता है यहाँ पर, एस। इसके बाद आते हैं H2O पर। H2O हमने कहा क्या, वाष्प को, नमी, पानी नहीं, इसको नमी कहा गया है। नमी यानी कि वाष्प, तो वाष्प के लिए लिखेंगे यहाँ पर जी, जी फॉर गैस। H2O क्या है, गैसीय अवस्था में, एक वाष्प के रूप में है, नमी के रूप में। तो एस संकेत जो है ना ठोस अवस्था को दर्शाता है, जी संकेत जो लिखेंगे वो गैसीय अवस्था को दर्शाता है। उसी प्रकार से नया उत्पाद बना ये भी, ये है एस मीन सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस में, और ये क्या बनेगा, जी। जी संकेत दर्शाता है कि ये क्या है, गैसीय अवस्था में है। और जब भी समीकरण लिखते हैं तो उसमें और भी साइन लगाते हैं, जैसे ये नया, ये गैस है, यहाँ पर अगर हम इसमें ऊपर की ओर एरो का साइन, तीर का साइन चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मतलब है गैसीय अवस्था में और ये वायुमंडल में गैस जा रही है। ठीक, तो आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो अभिक्रियाएं रासायनिक होती है वो आपको बता दी, उन सबको रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे जैसे सूरज का उगना और डूबना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन लकड़ी का जलकर कार्बन या राख में बदल जाना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। वस्तु एक रूप से नए रूप में परिवर्तित हो गई। दूध से दही का जमना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बर्फ का पानी, पानी का बर्फ में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाती है, कोई नया उत्पाद नहीं बनता, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लिखते हैं समीकरण के रूप में, तो उन्हें कहा जाता है रासायनिक समीकरण। और वे रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखे जाते हैं वो आपको बता दिए। हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब है यहाँ पर कोई दो क्रिया कारक जोड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी जुड़कर एक नया उत्पाद बन जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जुड़कर एक नया उत्पाद बनता है, जुड़ जाता है तो। जैसे चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे पानी में घोला जाता है। चूने को पानी में घोलते हैं, मीन चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में अगर घोलते हैं तो चूना क्या है, इस चूने को हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। और उसको पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने पर चूना क्या है, बुझ जाता है। जैसे आग जल रही हो तो इसमें पानी डाल देते हैं तो क्या, बुझ जाती है। उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने को पानी में डुबोते हैं तो चूना क्या, बुझ जाता है। बुझने पर एक नया उत्पाद बनता है, उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसे पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस।
और ये अभिक्रिया क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया। इसमें चूना पानी के साथ जुड़कर जो बुझ जाता है, नया उत्पाद बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है क्या, संयोजन अभिक्रिया कहती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे कोयले का दहन, कोयलों को जलाते हैं, तो कोयलों को जलाने का मतलब है, कोयला मीन कार्बन। कोयलों को जलाएंगे तो क्या, जलाने पर मैंने बताया था, जलाने का मतलब उसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो कोयले के जलाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो नया उत्पाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कार्बन जो था, कोयला वो ठोस था, ये क्या था, गैस। अब क्या बना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यानी कोयलों को जलाने पर नया उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। तो दो उदाहरण थे संयोजन अभिक्रिया के, और संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, और इस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के साथ ही आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।